अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल हमने मार्कअप और मार्जिन से रिलेटेड कहानी पढ़ी थी और दो मेजर फार्मूलाज हमने सीखे थे कि मार्कअप का फार्मूला है S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर और मार्जिन का फार्मूला है C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस आर। और ये मैंने कहा था ये वाला फार्मूला आपको R1, R2, CMA, CFAB तमाम जगहों पर इसने अप्लाई होते ही रहना है। अब एक और इससे मिलते जुलते ही फार्मूला इसी पैटर्न के ऊपर, लेकिन मैंने उसके नाम चेंज रखे हुए हैं। एक अदद शर्ट मार्केट में बिकती है, उसकी सेल प्राइस है ₹3500 जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है और उन्होंने अब लगाना है डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट लगा दिया। 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन सेल प्राइस और हमें अब डिस्काउंटेड सेल प्राइस क्या करनी है, वर्कआउट करनी है। डिस्काउंटेड सेल प्राइस हमें क्या करना है, सेल प्राइस हमें चाहिए। इसके अंदर जो आम अंदाज है वो तो ये है कि हम क्या करेंगे, 3500 में से 3500 का 20% लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। ये 3500 में से 700 लेस कर दें तो 2800 बन जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। क्या हमने किसी वैल्यू में डिक्रीज दी है? क्यों जी, डिक्रीज दी है ना, हमने एक वैल्यू को डिक्रीज किया है हमने। तो अब हम इसको भी शॉर्टकट पर ले आते हैं, अपने फार्मूले पर ले आते हैं। क्या मैं 3500 को कॉमन ले सकता हूं? ले सकता हूं। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं बिफोर डिक्रीज है ये वाली वैल्यू, बिफोर डिक्रीज माइनस बिफोर डिक्रीज के ऊपर रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, आप आफ्टर डिक्रीज आ जाएगी। और फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो आपकी बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, आफ्टर डिक्रीज आ जाएगी। ये मैंने जानबूझ के अलग से रखा हुआ है, अदरवाइज ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम ही है। सेल प्राइस को डिक्रीज किया है तो क्या आई है, कॉस्ट आई है। लेकिन ये चूंकि एक सेपरेटली कॉस्ट और सेल प्राइस का एक लिंकिंग बनती है, इस वजह से मैंने इसको इसके साथ मिक्सिंग नहीं की ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करना हो तो आप क्या करते हैं, उसे 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मसलन एक, ये तो मैंने 3500 को कर दिया, अगर एक शर्ट की प्राइस 3000 है और उसमें 40% डिस्काउंट देना है, 1 माइनस 0.4 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, आफ्टर डिक्रीज 1800 आ जाएगा। एक क्वांटिटी है जो यूज होनी है किसी प्रोडक्ट में, अब आपने एफिशिएंसी बढ़ा ली है और क्वांटिटी क्या हो रही है, अब कम यूज होगी। ऐसे ही हो सकता है ना, या ऐसे क्या लेते हैं, एक मेरे जैसा बंदा है जो जरा खुले खुले शर्ट्स पहनता है और एक है जरा सा बिल्कुल स्मार्ट बॉय, वो पहनता है, क्या करता है, पैंट शर्ट नहीं, शलवार कमीज ही पहनता है, लेकिन वो चुस्त पजामे के साथ वो चुस्त किस्म की पहनता है।
फिटिंग वाली पहनता है, तो वो उसके ऊपर मटेरियल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मटेरियल को कम करना हो, आर्स को कम करना हो, किसी भी चीज को कम करना हो, एनीथिंग टू बी रिड्यूस्ड, उसको क्या करो, जितने से कम करना है उसके 1 माइनस उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 0.4 40% डिस्काउंट, वो वाले ऊपर वाली मिसाल खत्म हो गई। यही नई मिसाल कि 3000 अगर वैल्यू हो, 40% डिस्काउंट हो, तो फिर क्या होगा। ठीक, अब एक और मिसाल ले लेते हैं। सर इसको अगर हम 1 माइनस 60% कर दें तो काम उल्टा हो जाएगा। 60% तक तो लेकर आना है, डिस्काउंट कितना है 40%, तो जो डिस्काउंट है वो वाली, जितना डिक्रीज करना है वो वाली वैल्यू लेनी है। एक चीज है जिसके ऊपर लगते हैं 1500 केजी, 1500 केजी, और इसके अंदर कुछ चीजें क्या होती हैं, अब हमने एफिशिएंसी बढ़ाई, अब इसके ऊपर क्वांटिटी लगनी है कम। क्या लगनी है, कम लगनी है। हमने मशीनरी नहीं ले ली, से क्या कर लिया हमने, मशीनरी नहीं ले ली, जिसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। तो क्वांटिटी कम यूज होनी है, तो अब हम कम वाली क्वांटिटी हमें चाहिए, आफ्टर डिक्रीज चाहिए, से 5% या 4% ही डिक्रीज कर दें। क्वांटिटी क्या होगी, अब 4% कम यूज होगी, तो मुझे आफ्टर डिक्रीज चाहिए होगी ना। तो आफ्टर डिक्रीज क्या करूंगा मैं, 1500 को 1 माइनस 0.04 करूंगा, जितना कम हुआ है 0.96 से मल्टीप्लाई कर लूं, या 1 माइनस 0.04 कर लूं, ये फार्मूला बन गया। और उस फार्मूले के जरिए माइंड में आप डायरेक्टली माइंड में काम कर ले, 0.96 से मल्टीप्लाई करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या आंसर आएगा, 1440 केजी अब लगेगा। तो ये क्या होगा, बिफोर डिक्रीज, और ये क्या होगा, आफ्टर डिक्रीज। ठीक है जी, फार्मूला बन गया। एक नया फार्मूला आपके लिए तैयार है, जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है, लेकिन मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसको अलग से रखा हुआ है, जानबूझ के अलग से रखा हुआ है, ताकि ये और ये मिक्सिंग ना कर जाएं आप लोग। अच्छा जी, अब आते हैं बात एक और एग्जांपल की। क्या सोचकर बता सकते हैं कि एक बंदा है जिसकी 30,000 सैलरी है और उसको 20% इंक्रीमेंट देना है, तो इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे, बस कहानी खत्म। एक बंदा है जिसकी सैलरी 30,000 है, उसको 30,000 के ऊपर ही क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है, और इंक्रीमेंट देना है 20%, तो आफ्टर दैट वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। अगर मुझे इसका फार्मूला बनाना हो तो ये क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला बन जाएगा बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस रेट इज इक्वल टू आफ्टर इंक्रीज। सो सिंपल। आप इसको फार्मूले को रीअरेंज करके बेशक लिख दें कि आफ्टर इंक्रीज जो होगा इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और ये वाला फार्मूला बिल्कुल इस जैसा है कि कॉस्ट को बढ़ा दें तो क्या बनती है, सेल प्राइस बनती है। बेस इसके अंदर भी है कि जिससे मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई हो रहा है रेट को। तो जिस बंदे की सैलरी 30,000 थी, 1 प्लस 0 पॉइंट कितने परसेंट था, 20%, 0.2, आपका आंसर आफ्टर इंक्रीज 36,000 आ जाएगा।
चलें, एक क्वेश्चन छोटा सा यहीं भी मैंने लिख दिया है, पहले से नहीं लिखा हुआ। इन करंट ईयर अ प्रोडक्ट टुक 1500 kg ऑफ मटेरियल एट 700 पर kg फॉर वन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनानी है, उसमें मटेरियल लगता है 1500 kg लगता है और 700 रुपये पर kg उसका रेट है। तो करंट ईयर में कितना रेट लग रहा होगा, क्या वैल्यू लग रही होगी? करंट ईयर में 1500 kg, ये हो गई उसकी क्वांटिटी, इनटू रेट करना है, रेट है उसका 700, कितना आ गया? 1,05,000 या 10,500? 15 7 10,50,000, 1.05 मिलियन, 10,50,000 करंट ईयर के अंदर इतने आए। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है? चेंज आ गई है, मेरी इस क्वांटिटी में भी चेंज है, मेरी इस रेट में भी चेंज है। रेट इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। एक है शॉर्टकट लगा दें, नो प्रॉब्लम। एक है लॉजिकली चलें कि क्वांटिटी कितनी लगेगी और नया रेट क्या होगा। तो दोनों तरीकों से चला जा सकता है। क्या है? दोनों तरीके आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? मेरी 1500 की जो केजी है, इससे डिक्रीज होना है, इंक्रीज होना है? डिक्रीज होना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगा। डिक्रीज कितने परसेंट? 5% है। मीन्स मैं इसको 1 माइनस आर दिमाग में भी कर सकता हूं। 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95। मैं डायरेक्टली भी इसको शॉर्टकट लगा सकता हूं, 0.95 लिख दो। ठीक, मेरा क्या आ जाएगा? नई क्वांटिटी आ जाएगी, और ये क्वांटिटी आ गई मेरी, और यहां पर मेरा रेट है 700 रुपया है। इसने क्या होना है? इंक्रीज जाना है। तो अगर इसने 7% इंक्रीज जाना है तो फिर कौन सा फार्मूला चला जाएगा? 1 प्लस आर वाला। मुझे आफ्टर इंक्रीज चाहिए, तो इनटू क्या करूंगा? 1 प्लस आर, 1 प्लस आर करूंगा तो 1.07 बन जाएगा, 1.07। मेरे पास ये शॉर्टकट के जरिए वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली कैलकुलेटर पे मैं पुट इन करके वैल्यू निकाल सकता हूं। देयर इज पॉसिबिलिटी। 1067325। समटाइम्स मुझे चाहिए होता है कि मुझे नई क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी, नया रेट क्या होगा। समटाइम्स ये भी चाहिए होगा, तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं। क्या वैल्यू आई इसकी? 1500 जरा 0.95, 1425 kg मेरा नई क्वांटिटी है, और 749 पर kg मेरा नया रेट है। तो शॉर्टकट भी हो गया। अलग अलग से मुझे क्वांटिटी चाहिए हो वो भी लिख सकता हूं, रेट चाहिए हो तो वो भी लिख सकता हूं। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? यही दो। ये दो फार्मूला बेतहाशा इस्तेमाल होंगे, इंक्रीज डिक्रीज। फिर इसके उलट भी कि आपको दिया होगा 749, इससे जाना होगा 700 या 1500 के ऊपर। रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर से फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी समटाइम्स। तो वो सीएमए की कहानी आ जाएगी डिटेल में, वो मैथ की कहानियाँ बाद में, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे कहानियाँ। टेक्निकलिटीज़ जब मुश्किल वाली चीज़ें पढ़ेंगी तब। एक बात बताओ कि पहले दिन ही मुश्किल करवा दूं तो आसान है काम, या बाद में जाके मुश्किल करवाऊं तो आसान होगा? एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा तो मुश्किल चीज़ भी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से इस लूप पे चलना है। आसान को आहिस्ता 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 क्या करते जाएंगे, मुश्किल लेवल पर पहुंच जाएंगे हम। टॉपिक भी इसी तरह से ही है, जो से टॉपिक आसान हो या फिर वो वाले टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी हो वो हमें पहले करने हैं। पेपर में भी यही स्लूप होना चाहिए, जो क्वेश्चन आसान हो वो पहले करने हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल है वो बाद में करने हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जो मुश्किल टॉपिक है उसमें से आसान क्वेश्चन आया होता है, मुश्किल टॉपिक में से आसान क्वेश्चन आया होता है और आसान टॉपिक में से मुश्किल आया होता है। तो
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये वाला टॉपिक पहले करना है, ये वाला बाद में करना है ना, पेपर में ये स्लूप नहीं रखना। पेपर क्वेश्चन देखना है, आसान कौन सा है वो पहले करना है, मुश्किल कौन सा है वो बाद में करना है, ताकि इजी मार्क्स कैरी कर चुके हो आप। चलें, ये वाली कहानी भी हो गई, इंक्रीज डिक्रीज भी समझ लग गई। चलें फिर अब आप एक क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज का अब आप कर सकते हैं। आई नो दैट Mr. Ali Kamran purchased shirt for 800 per shirt. He normally sells it at a profit of 25% off cost. However, he sold 3 shirts at a discount of 8% of normal sale price. Work out the normal sale price and discounted sale price of 3 shirts. मज़ीद क्लैरिफाई कर देते हैं। ये आपने खुद करना है, मैं बाद में करूंगा। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। इस वक्त टाइम हुआ है 12:06, 12:08 तक आपके पास टाइम है। मैंने 2 फार्मूलाज को इकट्ठा किया हुआ और तो कुछ नहीं किया हुआ। बेटा आप एक काम करें, यहाँ से लेके वहाँ तक फोकस कर दें, फोकस करके ये भी बता दीजिएगा इनको, ताकि किसी ने घर में बैठे स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आराम से ले सके। डन, ठीक हो गया। चार फार्मूलाज हो चुके हैं आपके, 2 मिनट आपके पास हैं। Well done. हो गया? क्या वैल्यू आई? डिस्काउंटेड प्राइस 920 है। ठीक है, और वैसे सेल प्राइस ठीक हो गया। और 3 शर्ट्स की 3000। 3000 और 2760, ठीक है जी, वेल डन। जनाब 800 रुपये की सेल प्राइस थी, 800 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, 800 रुपये में ख़रीदा था, और ये 25% के ऊपर मार्कअप मार्जिन, 25% ऑफ कॉस्ट है, मार्कअप लगेगा। मीन्स ये वाला फार्मूला लगेगा इनटू 1.25, अब बस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आ गया 1000। कॉस्ट मेरे पास थी, कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + r से। नेक्स्ट 1000 है, अब इससे क्या करनी है? डिस्काउंटेड प्राइस। अब कौन सी चीज़ के ऊपर जाऊंगा? मेरे पास बिफोर डिक्रीज है, आफ्टर डिक्रीज मुझे चाहिए, तो मैं 1000 के ऊपर 1 - 0.08 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 920। इसकी सेल प्राइस आ जाएगी एक शर्ट की, और 3 शर्ट्स की चाहिए होगी तो 920 × 3 करूंगा 2760। वेल डन। तो मेरे पास डिस्काउंटेड सेल प्राइस आ चुकी है। ठीक है, आप तो अच्छे हैं, जीनियस बंदे हैं। चलें ये वाला क्वेश्चन करें। किया क्वेश्चन लग रहा है। सर पिछले सवाल में जो मार्कअप उसने जो बाद में सेल की है, उसमें उसने ये नहीं बताया कि मार्कअप पे, सॉरी सर, मार्कअप पे है 8% डिस्काउंट या मार्जिन पे है। मार्कअप मार्जिन की कहानी नहीं है, उसने तो नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया है।
डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? मेरे शर्ट की टैग के ऊपर जो लिखा हुआ है सेल प्राइस, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। क्या किया जाता है? दोबारा से देख लें, क्वेश्चन देख लें, जो चीज कंफ्यूज कर रही है उसको दूर कर लें। क्या लिखा हुआ है? बोल्ड भी मैंने किया हुआ है, 8% ऑफ द नॉर्मल सेल प्राइस, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप काम है। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आ जाए। ये आ गया जी अगला क्वेश्चन। हाँ, तो वही वाला रिवर्स करना है, पहले ये वाला सिखाऊंगा, उसी को ही रिवर्स करके सिखा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना कि किया क्या है आपने, फिर उसके अंदर ट्विस्ट लेकर आऊंगा, मार्कअप और मार्जिन का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। बुक होप्सो आपको मिल जाएगी मेरी इंशाल्लाह, होप्सो कल मिल जाएगी शायद, उनको कहा है कि मंगवा लें। और जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ नॉर्मली ज़्यादातर वो बुक में भी मौजूद हैं, तो लिहाजा टेंशन नहीं होगी आपको कि क्वेश्चन मैं करवा कौन सा रहा हूँ। हम अब बाद में यहाँ पर भी खोल लिया करेंगे और बुक से भी खोल लिया करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन, कोई इक्का दुक्का मैंने दरमियान में डेफिनेटली कोई चेंज कर देता हूँ, क्लास में बैठे हुए क्वेश्चन के अंदर ही चेंज ले आता हूँ, तो वो अलहदा से बात है। ठीक हो गया, आनी भी 2400 ही चाहिए। हाँ, भी तो पता है कि 2400 ही आएगी, 800 ही है। हाँ, बस ये सॉल्व होना था, ये तो बड़ी जल्दी हो जाना था। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास, आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है क्वेश्चन में गिवन क्या किया हुआ है। पहली चीज है, ये क्या हुआ है? मैंने टच किया यहां से। ओह यस यार, बहुत सेंसिटिव काम है इसका, मजेदार वैसे है, शशका है वैसे, हैं मजा आता है। अच्छा जी, अली कामरान ने सेल किए हैं शर्ट्स कितने की? 2760 की। तो मेरे पास क्या चीज मौजूद है? क्वेश्चन इज दिस, डिस्काउंटेड प्राइस मौजूद है, ये अंडरस्टैंडिंग करना है। दीज आर सोल्ड एट 8% डिस्काउंट ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस का डिस्काउंट 8% दिया है। ही नॉर्मली सेज एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, मार्कअप वाला फार्मूला है। फाइंड दी कॉस्ट, आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। अब आपके पास इस वक्त अवेलेबल जो है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो डिस्काउंटेड सेल प्राइस अवेलेबल है। वो है आपकी ₹2760। क्या ये आफ्टर डिक्रीज होगी? यस, ये आफ्टर डिक्रीज वाली वैल्यू होगी। आपको पहले पहुंचना है बिफोर डिक्रीज पर। तो बेहतरीन तरीका ये का होता है कि हम समटाइम्स शॉर्टकट लगाते हुए ना गलतियां कर जाते हैं पेपर में। तो शॉर्टकट्स उस हद तक यूज करने हैं जिस हद तक हम गलतियां बर्दाश्त कर सकें। हमने गलतियां नहीं करनी, आसान चीज में गलतियां करनी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो कोई मसला नहीं है, आप ये वाला फार्मूला लिख दो। क्या करो? फार्मूला लिख दो कि कौन सी चीज अवेलेबल है आफ्टर डिक्रीज, उसमें शॉर्टकट करके लिख दो। आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल, आपको चाहिए बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला था ना। आफ्टर डिक्रीज आपके पास मौजूद है 2760, आपको ये चीज चाहिए 1 माइनस 0.08। अब आपके पास बिफोर डिक्रीज आ जाएगी 2760 तकसीम 0.92। यहां पर शॉर्टकट लगाओ, ये उससे चीज लिखी गई है उसके बाद शॉर्टकट लगाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपके पास बिफोर डिक्रीज की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 3000। अब इसके बाद देखो कि मार्कअप लगना है या मार्जिन लगना है। जो सी चीज लगनी है उसका फार्मूला लिखो। इस वक्त मार्कअप लग रहा है S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। अब आपके पास सेल प्राइस है, नॉर्मल सेल प्राइस, कॉस्ट मालूम करनी है 1 प्लस 1.25। तो C इज इक्वल टू 3000 तकसीम 1.25।
2400 आ गया जी, कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 2400। इतना सा लिखने में टाइम नहीं कंज्यूम होता, बी कॉन्फिडेंट। फार्मूला लिखेंगे आसानी से काम हो जाएगा। लोग इसको सोचने में टाइम लगा देते हैं उससे ज्यादा कि 80 लेना है, 85 लेना है, 75 लेना है, क्या लेना है, या 125 लेना है। तो हमने वो वाला काम क्या कर लिया हुआ है, वो सीख कर उसे कन्वर्ट कर लिया हुआ है फार्मूले में, और अब जस्ट देख रहे हैं कि मार्कअप लगना है या मार्जिन लगना है, और उसको रीअरेंज करके आंसर निकाल देना है। हाँ, ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि मैंने पहले से ये लिख लिया है, तो मैं कॉस्ट का फार्मूला लिख दूँ, मुझे चाहिए कॉस्ट S/1 + R, मैं डायरेक्टली ये लिख दूँ। ये शॉर्टकट हो सकता है कि दिमाग में ला के ये वाला आंसर लिख दूँ। अब सेल प्राइस थी 3000 डिवाइड बाय 1.25, यस, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन काम इस अंदाज में करना है जो हम काम आसानी से अंडरस्टैंड करके कर रहे हो। पेपर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है चीजों को अंडरस्टैंड करना, वो आपने अंडरस्टैंड करके कर दिया तो आपका पेपर पास है इंशाल्लाह, गारंटी के साथ पास है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, आप जाओगी दुकान पर, जो पैसे दोगी वही सेल होगी या 3000 वाली होगी? नहीं ना, आप शर्ट्स खरीदी हैं 3000, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, और आपने पे किए हैं 2760, क्या डिस्काउंटेड वाले पे किए होंगे या 3000 पे किए होंगे? डिस्काउंटेड वाले, तो वो यहां से पता चल रहा है। सेल वो होगी जितने के ऊपर सेल की है, कैश, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, यही होगी ना। अनफॉर्चुनेटली मैं सीएमए में भी एंट्रीज ले आता होता हूँ समझाने के लिए, और फॉर्चुनेटली कैश, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट किसके साथ होगी एंट्री? 2760 के साथ होगी, किसी और के साथ नहीं हो सकती। सो दिस इज द लॉजिक कि कैसे पता चलेगा। सेल इज डिस्काउंटेड प्राइस, कैश, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों? चलें आ जाए फिर, इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन अगला। तरीकाकार क्या होगा आपका? ये तरीकाकार लिखा हुआ है। पहले आपने नॉर्मल सेल प्राइस निकालनी है। नॉर्मल सेल प्राइस को आप ऐसे लिख दो, नॉर्मल सेल प्राइस इंटू 1 - R इज इक्वल टू डिस्काउंटेड सेल प्राइस। फार्मूले को चेंज करना है, जो जैसे मर्जी कर दो, आफ्टर डिक्रीज, बिफोर डिक्रीज, जो मर्जी लिख दो। नॉर्मल फार्मूला मार्कअप मार्जिन का लगाएंगे दूसरे स्टेप में। नहीं पता, पहले वाला फार्मूला यही लगना है, बाद में ये वाला लगना है। कौन सा लगना है ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 करें। जितने में बेचेंगे वो तो डिस्काउंटेड प्राइस ही है। मैंने तो एंट्री से समझा दिया आपको, कैश, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, तो वही वाली होगी ना। दरमियान में एंट्री लगा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, उससे भी समझ लें तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, यहां पर जरूर लिंक देखना है कि ये 7% डिस्काउंट किसका परसेंटेज दी हुई है। यहां पे एक काम जरूर हो सकता है, एग्जामिनर यहां पे जरूर तंग कर सकता है। दूसरा स्टेप पहले करना पड़ेगा। नहीं, पहला स्टेप ही पहले करना पड़ेगा। पोस्ट पे हो तो नहीं, वो तो मार्कअप मार्जिन तो बाद में ही लगना है। पहले तो आपको नॉर्मल सेल प्राइस चाहिए होगी। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। मिस्टर अबरारुल हक सोल्ड कैलकुलेटर फॉर 2500 का बेच दिया, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा होगा, ठीक है। दिस वाज सोल्ड एट 7% डिस्काउंट ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर 7% डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास नॉर्मल सेल प्राइस होगी तो हम जा सकते हैं किसके ऊपर? कॉस्ट पर। ही नॉर्मली सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 13% ऑफ सेल्स। अब फार्मूला कौन सा आ गया? मार्जिन का आ गया। जबरदस्त, 38-39 ₹1 का फर्क है। हाँ ठीक हो गया। खैर, फाइंड दी कॉस्ट, कॉस्ट मालूम करना। मेरे पास मैंने बेचा है 2500 का, जो कि आफ्टर डिक्रीज वैल्यू है और डिक्रीज होने के बाद की वैल्यू है, और जो परसेंटेज अप्लाई हुई है वो किस पे हुई है? नॉर्मल सेल प्राइस पे हुई है। तो फिर फार्मूला यही लगेगा। मैथ की लॉजिक जरूर देखनी पड़ती है हमें कि उसने लिंक किससे किया है।
ये डिस्काउंट किस प्राइस के ऊपर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। लें जी, आफ्टर डिक्रीज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, लिहाजा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और मेरे पास आफ्टर डिक्रीज 2500 है, मुझे चाहिए बिफोर डिक्रीज, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, शॉर्टकट है, यहाँ तक ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसको उठा के पहले ही डिवाइड कर दें, 1 माइनस कितने 0.07, लें जी 2688 बिफोर डिक्रीज या नॉर्मल सेल प्राइस आपकी 2688 आ गई। अब अगला स्टेप है मार्कअप लगा या मार्जिन लगा, तो वो लिखा हुआ था ऑन सेल 13% ऑफ सेल्स, तो यहां से पता चला कि ये कौन सा लगना है, मार्जिन लगना है। तो मार्जिन का फार्मूला लिख दें, C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस आर। अब तो ये तो सीधा सीधा सही काम है, 2688 1 माइनस 0.13, आंसर आ जाएगा आपका कॉस्ट कितनी आई थी, 2339। चलें एक क्वेश्चन अब बैठे बैठे ही बनाते हैं। अब मुश्किल काम हो गया, अब लिंकिंग चेंज कर दी है मैंने। अब नॉर्मल रूटीन की चीज से क्या कर दिया, हटकर कर दिया। अब जो नहीं एक मैथ का रूल, मैथ चेंज किया, बस क्या किया, मैथ चेंज किया कि बेचा कितने में 2500 में, और डिस्काउंट किसकी परसेंटेज दे दी, इसी की परसेंटेज दे दी, नॉर्मल सेल प्राइस की परसेंटेज नहीं दी, अब डिस्काउंटेड प्राइस की ही दे दी। अब काम गड़बड़ हो गया, अब ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता, अब लॉजिक लगेगी। क्या लगेगी, अब लॉजिक लगेगी। वो लॉजिक क्या है, लॉजिक देख लेते हैं। अब वही वाली बिल्कुल बेस लेवल वाली लॉजिक, क्या स्टार्ट में हमने ये देखा था कि बिफोर डिक्रीज की नॉर्मल सेल प्राइस, ये इसमें से नहीं, इसमें से डिस्काउंट लेस किया था तो क्या आ गई थी, आफ्टर डिस्काउंट। ऐसे ही था, पहले जो फार्मूला बनाया था उसके अंदर ये काम किया था कि 2500 में से 2500 का ही 5%, 7% जो भी है, 7% था, कितना था जो, चलो जो सा भी था 7%, तो आफ्टर डिस्काउंट था। मेरा 2500 आई हुई थी, 2688 था यार, 2688 माइनस 2688 का 7%, तो ये आफ्टर डिस्काउंट 2500 आया हुआ था। पहले ये वाला सीन था जिसमें मैंने कॉमन ले लिया था और कहानी खत्म कर दी थी, फार्मूला बनवा दिया था। अब बेस फार्मूला ये है, लेकिन डिस्काउंट का मैंने लिंक किससे कर दिया है, नए क्वेश्चन में इसका लिंक कर दिया है। अब मैं फार्मूलाज की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं देखूंगा लॉजिक क्या है, लिंकिंग क्या है। बेस चीज तो यही है ना, एक बिफोर है, एक उसमें से डिस्काउंट है और एक बाद में आफ्टर है, लेकिन अब लिंकिंग किसकी कर दी है मैंने। तो इससे पता क्या चला, गौर से पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। 7% डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंटेड सेल प्राइस, मैंने मैथ का लिंक ही चेंज कर दिया। अब मैथ का लिंक बना है, जो भी मैंने डिस्काउंट दिया वो किसका परसेंटेज है, इसकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्कुल स्टार्ट में करवाया था आपको मार्कअप मार्जिन समझाते हुए, एक सेल प्राइस की लिंकिंग है, ठीक।
तो अब हम यहां से देखेंगे कि यार ये 2500 है, ये 2500 का 7% है, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल सेल प्राइस क्या होगी। अब ये फार्मूला चेंज हो गया है, उलट हो गया काम, लिंकिंग चेंज हो गई है। तो गौर से पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। मैथ का जरा सी परसेंटेज चेंज हुई, काम किधर से किधर निकल गया। तो अब आप ले लें कि नॉर्मल सेल प्राइस क्या है, इज इक्वल टू 2500 में जमा कर दो 2500 का 7%। अब इसको आम अंदाज में कर दो ना, अब इसमें फार्मूलाज की जरूरत नहीं है सच। कितना आ गया 2675। इसके बाद की कहानी वही है, मार्कअप मार्जिन। नेक्स्ट है जी नॉर्मल चार्ज 30% ऑफ सेल्स। अब वही वाली C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R करेंगे। 2675 नॉर्मल सेल प्राइस 1 माइनस 0.13। तो ये जो शॉर्टकट सिखाए हैं वो नॉर्मली अप्लाई होते हैं, ज्यादातर अप्लाई होते हैं, लेकिन लिंक देखना है कि आपको लिंक किस चीज का दिया है, उसी वैल्यू में डिक्रीज का लिंक दिया या किसी और वैल्यू का लिंकिंग दे दी है। तो ये टेक्निकलिटीज पेपर में आती हैं, उसका मकसद बताने का ये है कि आपने गौर से हर चीज को पढ़ना है। मैथ में कहा क्या गया है वो गौर से आपने पढ़ लिया तो समझे आपने क्वेश्चन कर लिया। बेस लॉजिक तो वही रहनी है, वो तो चेंज नहीं होनी। क्या आंसर आया बेटा जी 2327। नहीं जी, मैंने क्वेश्चन एक नया यहीं पर बैठे हुए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9A बना दिया। तो दोनों में कितना सा फर्क है, हैं? इतना सा फर्क है, डिस्काउंट ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस, और यहां पे क्या लिख दिया डिस्काउंटेड सेल प्राइस। जी एक बार दोबारा समझाएं, ये वाली बात डिस्काउंटेड। अब आप बताएं कि आपके पास चीज़ कौन सी अवेलेबल है, खुद बताना है आपने। आपके पास डिस्काउंट किसकी बेस पे मौजूद है, बिफोर डिक्रीज वाली वैल्यू के ऊपर मौजूद है या आफ्टर डिक्रीज वाली वैल्यू के, आफ्टर डिक्रीज वाली वैल्यू के ऊपर मौजूद है। तो फिर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, 2500 का 7% लूंगा, और मुझे चाहिए कौन सी बिफोर डिक्रीज, क्योंकि उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन लगा हुआ है, तो ये मुझे चाहिए। मैंने जस्ट उसको क्या किया, -2500 का 7% कर दिया, और ये वाला इक्वेशन में चीज़ दूसरी साइड पर चली जाएगी, एडअप हो जाएगी, तो मेरे पास नॉर्मल सेल प्राइस आ जाएगी। और नॉर्मल सेल प्राइस आ गई, फिर आगे मार्कअप है या मार्जिन है, ये क्वेश्चन के अंदर ही देखना पड़ेगा। मार्कअप मार्जिन में कोई फार्मूला चेंज नहीं होना। उसमें जो फार्मूला सिखा दिया वो एज इट इज ही रहना है थ्रू आउट योर CA। कर सकते हैं, पर दूसरा फार्मूला लाना पड़ जाएगा ना, वो कंफ्यूजन करेगा कि कहीं पे प्लस वाला लग रहा है, कहीं पे माइनस वाला लग रहा है, फिर कौन सा लगाते रहोगे। तो एक फार्मूले के ऊपर स्टिक हो जाओ कि कौन सा होना है। जब नॉर्मली डिक्रीज आनी है वो वाला फार्मूला रखो, और जब वो ऑड चीज दे तो फिर नॉर्मल लॉजिक के ऊपर चले जाओ, ताकि आपके दिमागों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, एक लेवल तक शॉर्टकट्स के ऊपर जा सकते हैं। हर चीज का शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम गलती ही करेंगे, और एक छोटी सी गलती हमारे मार्क्स कटवाएगी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से चल रहा है। आप लोगों ने मेरिट सर्टिफिकेट निकालना है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनाम बताऊं कितना होगा, हैं? सोचो कितना होना चाहिए, चलो हैं? जितने हैं दे दें।
जी बेटा, एक तो SBI से फीस माफ हो जाएगी, और भाई मेरे सब्जेक्ट की तो फीस माफ समझो, ठीक है, बाकियों का मैं कमेंट नहीं करता, वो इंशाल्लाह करवा देंगे फिर भी। चलें और बताएं कितना होना चाहिए, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कितना का होना चाहिए मेरिट सर्टिफिकेट के ऊपर? 50-60 हज़ार नहीं यार, 1.5 लाख रुपया मैं आज कमेंट करता हूं आपसे, SBI दे ना दे मैं पल्ले से दे दूंगा, मेरिट सर्टिफिकेट निकाल के दिखाओ, मैं पल्ले से दे दूंगा, वैसे तो निकलवाऊंगा SBI से, अगर कम हुआ तो मैं पल्ले से डालूंगा। मीन्स SBI नहीं मानी, SBI कहती है नहीं 1 लाख रुपया बस काफ़ी है बच्चे के लिए, तो 50 हज़ार मैं पल्ले से डाल के 1.5 लाख पूरा करूंगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपया टारगेट है, आप लोगों ने अपना CA मुफ्त करना है, क्या करना है, अपने CA को मुफ्त कर लेना है। 1.5 लाख रुपया एक मेरिट सर्टिफिकेट ले लिया, 1.5 लाख मिल गया, तो अगली सारी फीसें तकरीबन निकल जाएंगी, बाकी के कैफ लेवल की एटलीस्ट। चलें ये वाला क्वेश्चन करें। सर डिस्काउंट की प्राइस के ऊपर जो हमने डिस्काउंट लगाया तो प्राइस उसकी कम होनी चाहिए थी, बढ़ क्यों? प्राइस कम होनी चाहिए। 2500 था हमारा, आप जो शर्ट की प्राइस थी 3000 थी ना, तो डिस्काउंट के बाद कम ही हुई थी। अगर मैं डिस्काउंटेड प्राइस से वापस नॉर्मल सेल प्राइस पे जाऊंगा, वो बढ़ेगी कि कम होगी? नहीं जैसे आपने क्वेश्चन में डिस्काउंट प्राइस दी है, हाँ, उस पर भी डिस्काउंट लगाया है। उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं, मैंने सिर्फ मैथ का एक लिंक लगाया है कि बेस मैंने चेंज कर दी, नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने की बजाय मैंने एक डॉज दिया। क्या किया मैंने? एक अपने कस्टमर्स को डॉज दिया कि जनाब हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑफ दी डिस्काउंटेड प्राइस। ये क्या हो गया? अब बात भी वही हो गई, सही, झूठ भी ना हुआ, डिस्काउंट भी कम देना पड़ा। कम देना पड़ा ना बेटा, कितना देना पड़ा? 325 रुपया गालिबन। और इधर कितना देना पड़ा? इधर कहीं पे था, इधर कितना देना पड़ा था? 2688 और 3000 का बिफोर डिक्रीज 2688 था, और इधर बिफोर डिक्रीज कितना आया? 2675। ठीक, 10-12 रुपए का 13 रुपए का हमने डॉज दे दिया है अपने कस्टमर्स को, और हमने बात भी गलत नहीं की है, सियासत खेली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बैठ के। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन ये करें जल्दी जल्दी, फिर हम अगले चीज के ऊपर मूव करें। $6,000 6,000 है, वेल डन, वेल डन, सेल प्राइस 57. वेल डन, बिल्कुल सही है। मिस्टर अली स्टैंड सोल्ड गुड्स एट अ लॉस ऑफ 5% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का 5% किस पे किया है? लॉस किया है। लॉस इज 300, 300 रुपया क्या है? लॉस है। फाइंड द सेल प्राइस एंड कॉस्ट। अब लॉस और प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ क्या करना होता है, आपको फार्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था? P इज इक्वल टू CR या P इज इक्वल टू SR, दो फार्मूला सिखाए थे आपको। अब देखना है ऑफ परचेज प्राइस कौन सा फार्मूला बन रहा है, मार्कअप या मार्जिन? मार्कअप वाला बन रहा है, कॉस्ट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो मेरा ये वाला फार्मूला लगेगा। और लॉस में सिर्फ क्या करना है, आपने माइनस का साइन लगाना है, नथिंग एल्स। फार्मूला सेम है, प्रॉफिट की बजाय लॉस आ गया -300 लिख दें, कॉस्ट इंटू आर, कॉस्ट इंटू रेट कितना है? कितना रेट था? रेट है ही नहीं, 5% है, 0.05
5, तो मेरी यहाँ से क्या चीज़ आ सकती है, कॉस्ट आ सकती है 300 तकसीम 0.05, हाँ 6000 आ जाएगी, 6000 कॉस्ट है, 6000 कॉस्ट है, कोई मसला नहीं है, माइनस साइन है जब, नो प्रॉब्लम, रूल वही है, रूल वही है, रूल चेंज नहीं है, बस माइनस है, लॉस है, लॉस बेशक ना लगाओ, इसको प्रॉफिट की बजाय लॉस लिख लो, सो व्हाट, अब लॉस ने माइनस होना है, लॉस ने क्या होना है, माइनस होना है, जस्ट किस में से, कॉस्ट में से। अब आपका बेस फार्मूला था सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अब क्या है, कॉस्ट माइनस लॉस हो जाएगा, कॉस्ट मेरी आई थी 6000, लॉस मेरा 300 था, मैं प्लस पी भी लिखा रखूं तो -300 लिख दूंगा ना, जो मैंने कहा साइन लगा देना, माइनस लगा दो, नथिंग एल्स, कोई फर्क नहीं पड़ना, 5700 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को क्या करवाना है, रिवीजन करवानी है PRC 4 की। हाँ हाँ, उसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे CMA में अलाइंड होते हैं, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग का और एक इन्वेंट्री का। मैं पहले 3-4 दिनों में कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको उन दोनों चीज़ों की क्या करवा दूँ, रिवीजन करवा दूँ थोड़ी थोड़ी सी, फिर उनको मज़ीद पॉलिश हम करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारा काम है जस्ट लिखने का, अब MCQs नहीं है, काइंडली ये चीज़ बस याद रखिएगा। अब जो सी चीज़ आप पेपर के ऊपर लेकर आएंगे ना, वो चीज़ आपके काम आनी है, और जो सी चीज़ आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, ज़ुबानी कैलकुलेटर पे कर देंगे, और अगर उसका आंसर गलत हो गया तो आपके मार्क्स ख़त्म। नहीं, आंसर ठीक नहीं होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग आपने की है पेपर में, आंसर गलत लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, वर्किंग की है आपने, आंसर गलत लिख दिया, उस गलत आंसर की बेस के ऊपर अगला आंसर गलत लिख दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फार्मूलाज, एक आंसर ऐसा भी होता है ना जिस पर आगे वाले आंसर डिपेंड करते हैं। हाँ जी, ये दरमियान में आया था ना, ये दरमियान में आया था ना बेटा। फर्ज करें आपने ये वर्किंग से ही लिख दी, कैलकुलेटर पे गलती से 2675 भी कैलकुलेट हो गया, गलती से आपने 2657 लिख दिया, मैं मिसाल दे रहा हूं, क्या कर दिया आपने, गलती से 2657 लिख दिया, आपसे टाइपिंग एरर हो गया आपसे। अब 2657 से क्या ये वाली वैल्यू गलत कैलकुलेट होगी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सर अगर वैसे ही मतलब ये वर्किंग भी गलत लिखी है, अज्यूम करके ये चेंज स्टेप कर दिया, क्या कर दिया, वर्किंग भी गलत हुई, वर्किंग भी गलत हुई। यार तुसी क्या चाहते हो कि जी एग्जामिनर पास मार्क मुफ्ती दे दे, वर्किंग भी गलत है, आंसर भी गलत है, अगला स्टेप सही है, अगला स्टेप सही है। आप ये कह रहे हैं कि ये वाला वर्किंग भी गलत है, गलत आपने कर दिया, ये वाला काम नहीं करना था, आपने दूसरा काम कर दिया, फार्मूले से उठा दिया, आपको इतने मार्क्स कट जाएंगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पे हम लोग मार्क्स ही तो नहीं लेते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन देखा यार, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, शिट ये तो आता ही नहीं है, पता चला उसके अंदर से 25% मार्क्स आराम से गेट हो सकते थे। 25% तो गेट करो ना, ये मसला होता है। हमारे फेल होने की बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमने पेपर किया ही नहीं है। तो आसान मार्क्स जो हैं वो गेट करने हैं, आपको मार्क्स जगह जगह पर मिलेंगे,
छुपे हुए, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, कोई एक ऐसा चीज नहीं होती जो स्टेप के मार्क्स ना हो। अच्छा जी, चलें अब हमने करना है एक अदद काम, इसको खाली कर देते हैं, ये लें। हाँ क्या, हाँ मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। असल में ना प्रॉब्लम वही हो रही है कि मैं जब क्लासेस से फारिग होता हूँ तो मैं भाग जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो कल भी यही हुआ। इसके लिए मुझे ड्राइव बनानी पड़नी है, ड्राइव बना के उसके अंदर PDF फेंकना पड़ना है, बस इतना सा कहानी है। एक दफ़ा ड्राइव बन गई, PDF बन गया, वो लिंक आप लोगों के पास पहुँच गया, फिर मेरे लिए उतना मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। और अगर मैं TA को कहूँ वो ड्राइव बना दे तो फिर वंस अगेन बनानी तो चीज़ तो मेरे पास है, तो वह ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, थोड़ी सी इन्वेंट्री की रिवीजन विद कॉन्सेप्ट्स, एक आधा दिन में इन्वेंट्री कुछ करके फिर हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को एक दिन देखेंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा बहुत सारा CMA के क्वेश्चंस क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पिछले भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आगे चलाने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, चलें जनाब, फिर हम कहते हैं इन्वेंट्री। टाइम हमारे पास कितना है भला? 20 मिनट है। हाँ हाँ क्या हुआ है? 10 मिनट आ गया? 1 बजे तक टाइम है हमारा। 18 मिनट रहते हैं, 18 मिनट से पहले नहीं छोड़ने लगा मैं इंशाल्लाह। इन्वेंट्री, अच्छा हमारा स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वही अप्लाई होगा यहाँ पर भी, CMA में भी अप्लाई वही वाला होगा, कोई चेंज नहीं है। वो कहता है कि यू हैव टू प्रेजेंट इन्वेंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, फिर इसकी बात करता हूं। आपने अपना साल शुरू किया, आप अपना सारा साल पूरा करते रहे, आप पूरे साल के अंदर जो चीज़ अप्लाई करते रहे होंगे वो होगी कि आप इन्वेंट्री की कॉस्ट मैयर करते रहे होंगे। क्या करते रहे होंगे? कॉस्ट मैयर करते रहे होंगे। पूरा साल आपने कॉस्ट मैयर करनी है। क्या करनी है? कॉस्ट मैयर करनी है, और साल के एंड पर आपके पास अवेलेबल होगी आपकी कॉस्ट। कॉस्ट मैयर करने के लिए दो तरीके हैं, दो सिस्टम्स हैं। एक है पीरियोडिक सिस्टम और एक है परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर भी दो फार्मूला है, एक है FIFO और एक है एवरेज कॉस्ट या एवको, उसको शॉर्टकट करके कर लेते हैं, या वेटेड एवरेज बोल देते हैं। परपेचुअल सिस्टम में भी यही दोनों हैं, FIFO और एवको। तो हम या FIFO लगा के या एवरेज कॉस्ट लगा के अल्टीमेटली ईयर एंड के ऊपर क्या किसके ऊपर पहुंचे होंगे? कॉस्ट पर पहुंचे होंगे। अब ईयर एंड के ऊपर बैठ के हमें कंपेयर करना है अपनी क्वांटिटी को आइटम टू आइटम, हर आइटम की अलग अलग। मेरे पास 10 आइटम्स हैं तो 10 आइटम्स की अलग मेरे पास कॉस्ट होगी। मैं कंपेयर करूंगा इसको किससे? NRV से। और NRV क्या चीज है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहां पर खड़े होकर मुझे फ्यूचर में देखना है। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, ईयर एंड होता है, तो आपके पास कोई लगभग 1-2 महीने होते हैं। क्या होते हैं? 1-2 महीने होते हैं। उसके अंदर हमें आराम से एविडेंस भी मिल जाता है कि मेरे पास पड़ी हुई चीजें कितने में बिक गई हैं। ठीक, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नहीं बिकती। दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो इस वजह से
हमारे लिए हमें फार्मूले में कहा गया कि जनाब आपने एस्टीमेटेड सेल प्राइस लेनी है इनकी। बिकेगी कब? फ्यूचर में। यहां पर बिक गई तो जो एस्टीमेटेड सेल प्राइस है वो मुझे पता चल जाएगी कि ये कितने की बनती है, कितने की बिकेगी। अगर नहीं बिकी यहां तक तो इसका मतलब है मुझे अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। तो स्टिल फार्मूले में हमारा क्या आएगा? एस्टीमेटेड सेल प्राइस आएगा। इसमें से हम करेंगे एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट लेस करेंगे, कॉस्ट टू कंप्लीट। इसका शॉर्टकट वर्ड मैं यूज करूंगा CTC, कॉस्ट टू कंप्लीट। सब्र कर लो, अभी तो अभी तो मैंने यहां तक बात की है, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे एस्टिमेटेड बेसिस पर कॉस्ट टू सेल। ये तीन चीजें लेनी है, कॉस्ट टू कंप्लीट हो, कॉस्ट टू रिपेयर हो, कॉस्ट ठीक करने की, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है जी। एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। यहां पर खड़े होकर हम देखेंगे हमारे पास कॉस्ट तो अवेलेबल है, इसको कंपैरिजन करना है मुझे किससे? एनआरवी से, आइटम टू आइटम। तो जोन सी वैल्यू लोअर आएगी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, चाहे कॉस्ट लेस हो चाहे एनआरवी लेस हो। इसकी मैं क्या करूंगा? वर्किंग बनाऊंगा। अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जनाब आप कॉस्ट ही मेजर कर दें। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन FIFO या FIFO के ऊपर आ सकता है। पहला क्वेश्चन FIFO और FIFO। 99.999999% चांसेस है परपेचुअल सिस्टम। उसकी रीजन हमारे CMA में एज सच पीरियोडिक सिस्टम यूज नहीं होता, परपेचुअल यूज होता है। तो मैंने लफ्ज फिर भी कौन सा यूज किया है? 99.999999%। मैं आपको पीरियोडिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि मुझे उसी से ही स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी बेस, किसकी? परपेचुअल की। और शॉर्टकट भी कुछ सिखाने हैं ऑब्वियसली। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉस्ट दे दी जाए, आप जस्ट कंपैरिजन करके कंपेयर कर दें। ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जस्ट हो सकता है आपका कॉस्ट को वर्सेस एनआरवी। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर किसी हद तक दोनों काम करने पड़े, बोथ ऑफ दिस, कि आप कॉस्ट भी मालूम करें और एनआरवी भी मालूम करें और फिर कंपैरिजन भी करें। कॉस्ट प्लस एनआरवी बोथ वर्क कर रहे हैं। और कुछ एक आधा और भी क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। क्या कह सकते हैं? रिकॉन्सिलिएशन। वो कहानी बाद में समझाऊंगा, अभी तक ये यहां तक की, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना। ये आसान टॉपिक्स में से है, सबसे आसान टॉपिक्स में से कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी एग्जामिनर चाहे तो पंजाबी च नथ पा सकता है। ले जी, ये चीज हो गई। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का फॉर्मेट हम बना लेते हैं, फॉर्मेट सीख लेते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में काम करना है।
चले बच्चों, नजर आ रहा है ना क्वेश्चन? Business has following items of inventory with their cost and NRV. All amounts are in rupees. इन्वेंट्री तीन किस्म की है, हमारी तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। कॉस्ट है, कॉस्ट टू कंप्लीट है, कॉस्ट टू सेल है, सेलिंग प्राइस है। अब हमारा काम है कंपैरिजन करना, तो मैं आज ही आपको क्या करूंगा, अपने फॉर्मेट्स के ऊपर ढालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन जो है हमारे फॉर्मेट्स के ऊपर सॉल्व हो सकता है। तकरीबन 90% सीएमए के क्वेश्चंस फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी कोई फॉर्मेट्स होते ही नहीं है सीएमए में, फॉर्मेट्स खुद डिवाइस करने होते हैं अपने लिए। ठीक, एक वर्किंग है, उसके 10 तरीके हो सकते हैं, अपने लिए एक फॉर्मेट डिवाइस कर लोगे, क्या हो जाएगी, पेपर में आसानी हो जाएगी। ठीक, और अगर रफ वर्क करते रहोगे, कभी उधर किया कभी उधर किया, तो फिर वो रफ वर्क ही रहेगा और फिर पेपर में वंस अगेन एक दफ़ा फिर से जाएंगे। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि अपने लिए सीएमए में क्या कर लें, फॉर्मेट स्केल डिवाइस कर लें कि इस किस्म के क्वेश्चन में किस तरीके का फॉर्मेट काम आता है। सबसे पहले नंबर पर आपकी आइटम आ रही है, एक आपको कॉस्ट दी हुई है। एनआरवी कैलकुलेट होती है तीन चीजों से, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। तो एक कॉलम हम बना लेते हैं सेल प्राइस का एस्टिमेटेड, एक कॉलम बना लेते हैं कॉस्ट टू कंप्लीट का, एक कॉलम बना लेते हैं कॉस्ट टू सेल का। इसमें से ये दोनों लेस कर दूंगा तो क्या चीज आ जाएगी, एनआरवी। इस कॉस्ट और एनआरवी को मुझे कंपेयर करूंगा तो क्या चीज मिल जाएगी, इन दोनों में से मुझे क्या चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब जो सा मर्जी क्वेश्चन हो, जब आपको कंपैरिजन करने का कहेगा आप इस फॉर्मेट पर लेकर आएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, आप ये दोनों कॉलम को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मेट पर ले आएंगे क्वेश्चन हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, सबसे पहली आइटम है मेरी रॉ मटेरियल, लेकिन यहां पर एक छोटा सा काम करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, छोटा सा नमूना सा काम करना है। इन कॉलम के नाम देने हमने, ए बी सी डी। ये बताएं एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम में लिखा हुआ है E इज इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी। लोअर किस किस को कंपैरिजन में लेकर आओगे, ए और ई, वेल डन। लोअर ऑफ ए वर्सेस ई। अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है, मुझे इस कॉन्सेप्ट के मार्क्स मिल गए। क्या हुआ है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को लिखने के, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है क्या मैंने लिख दिया, मुझे इस कॉन्सेप्ट के मार्क्स मिल गए, चाहे जितनी भी आइटम्स हो। रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 180, सेल प्राइस कितनी है 900, कॉस्ट मेरी 180 मैंने यहां पर लिखी, सेल प्राइस है मेरी 900, और ये 900 जो प्राइस लेनी है ये अल्टीमेटली फाइनल फिनिश गुड की सेल प्राइस लेनी है। बात समझ रही है, मैं काम कौन सा कर रहा हूं, रॉ मटेरियल का कर रहा हूं। सेल प्राइस कौन सी लेनी है मुझे, फाइनल फिनिश गुड की अल्टीमेट सेल प्राइस लेनी है। लिख लो बेशक, फाइनल फिनिश गुड की अल्टीमेट सेल प्राइस लेनी होती है। जो मटेरियल में है अभी अंडर प्रोसेस है, अभी मटेरियल ने उसके ऊपर लेबर लगनी है, ओवरहेड्स लगने हैं, उसने कंप्लीट होना है। जब कंप्लीट होगा तो फिर ये इतने में बिकेगा, लेकिन इसको मटेरियल को कन्वर्ट करने में अच्छी खासी कॉस्ट टू कंप्लीट खर्चा होना है, और वो क्या होना है 550 का खर्चा होना है। तो मैं 550 क्या लिख दूंगा, कॉस्ट टू कंप्लीट है। कॉस्ट टू सेल क्वेश्चन में मुझे 50 रुपए दी हुई है, ये सबकी 50 रुपए। बताएं जी एनआरवी कितनी बन जाती है, 900 में से 550
-50 गए तो बच गए 300। अब मुझे कंपैरिजन करना है बिटवीन 300 एंड 180। मेरी लोअर कौन सी चीज है? 180। तो मैं लोअर में क्या ले जाऊंगा? 180 को ले जाऊंगा। डन हो गया जी। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। इसी फॉर्मेट के ऊपर हम बाकी काम भी कर सकते हैं। WIP है। अब डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ लेबर लग गई हुई है, कुछ और चीजें लगी हुई हैं, इसकी कॉस्ट बढ़ गई हुई है, लेकिन इसको कॉस्ट टू कंप्लीट करने में काम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी। वर्क इन प्रोसेस कितनी कॉस्ट थी जी इसकी? 450, 450 थी। फाइनली अल्टीमेटली ये भी फिनिश गुड का 900 में बिकेगा। कॉस्ट टू कंप्लीट इसके ऊपर अब कम लगेगी किसी हद तक, क्योंकि ये किसी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। 280, बेचने का खर्चा 50, 900 में से 280 और 50 के बाकी कितने बचे? 900 में 570। विच वन इज लोअर? 570 और 450? 450। तो फिर मेरा फाइनल डिसीजन क्या होगा? 450 होगा। अब आगे मजा आएगा। फिनिश गुड इन गुड कंडीशन है और फिनिश गुड डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट है। कहता है 730 गुड कंडीशन है और इसका ये कहानी है। जो डैमेज है वो 730 के हैं, कॉस्ट उनकी वही थी, बिक सकते हैं वो 900 के, लेकिन इनको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, 300 का खर्चा लगा के, ठीक। और 50 रुपए सेलिंग प्राइस है। चलें गुड वाला भी लिख देते हैं। 900 फिनिश गुड, गुड है, 730 इसकी कॉस्ट है, 900 में ये बिकेगा, कोई मजीद खर्चा नहीं है। ये 850 इसकी कॉस्ट टू सेल ही है, 50 रुपए, वो तो कुछ नहीं है। 850 बन जाएगी ना NRV इसकी, और 730 लोअर है तो हम 730 लोअर कॉस्ट ही ले लेंगे। अभी तक कॉस्ट ही लोअर जा रही है। जो डैमेज गुड्स हैं, फिनिश गुड डैमेज्ड है, इनकी कॉस्ट कितनी है? 730 ही है, ठीक। लेकिन यहां पर दो ऑप्शंस दे रहा है। कितने ऑप्शंस दे रहा है? दो ऑप्शंस दे रहा है। कहता है कि मैं इसे नॉर्मली 900 में बेच सकता हूं, हां बेचूंगा तो 300 का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए 50 रुपए बेचने का खर्चा होगा। लेकिन अगर मैं ये डैमेज यूनिट्स अभी बेचना चाहूं बगैर फर्दर प्रोसेस के, तो ये 500 का बिक भी सकता है। अब एक जी शऊर इंसान क्या करेगा? जिसमें ज्यादा बेनिफिट हो वो लेगा या जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा? गुड हो गया। चलें पहले तो एक नॉर्मल वर्किंग करते हैं कि 900 इसकी सेल प्राइस है, 300 का इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, 50 बेचने का खर्चा, तो NRV कितनी बनेगी? 550। अच्छा, अब अगर मैं फिल बदी इसको बगैर कुछ किए बेच देता हूं तो फिर क्या होगा? 500 रुपए मिलेगा, लेकिन बेचने का खर्चा तो होगा ना, वो तो हर एक के ऊपर मौजूद है, वो हर एक के ऊपर मौजूद है। मैं वो ये अज्यूम कर रहा हूं 50 रुपए। क्या हा? क्या 300 तो नहीं होगा? फिल बदी बेच रहा हूं, फिल बदी बेच रहा हूं, कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं फौरी तौर पर बेच रहा हूं, नहीं बस मैंने और इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, स्क्रैप के तौर पर निकाल देता हूं। तो ये क्या हुई मेरी? 450। अब इन दोनों में से बेनिफिट बेहतर किसका है जी? 550। तो मैं 550 को कंपेयर करूंगा किससे? 730 से। मेरी आंसर आ जाएगा 550, जो कि NRV होगी।
मैंने एक और चीज लिख दी है, व्हाट इफ अगर डैमेज यूनिट्स फौरी तौर पे बेचे जा सकते हैं कितने पे? 630 पर, फिर क्या एनआरवी लेंगे? अगर 630 होती तो फिर मेरी बिकनी कितने में थी? 330 में। 50 रुपए कॉस्ट टू सेल बेचने का खर्चा, एनआरवी क्या होनी थी? 580। अब आपने कौन से वाली वैल्यू लेनी थी? अब ये नहीं है, अब इन दोनों में क्या लेना है? बेनिफिट किस में ज्यादा है? नीचे वाले में ज्यादा है। अब लोअर 580 लूंगा, किससे कंपेयर करूंगा? 730 से, और मेरी एनआरवी क्या आ जाएगी? 580 आ जाएगी। तो बेनिफिट देखना है एनआरवी में करते हुए कि बेनिफिट किस में ज्यादा है। ले बच्चों, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 इज योर होमवर्क। और क्या हो सकता है? सर स्टडी टेक्स्ट में से दिखा देंगे, हाँ? स्टडी टेक्स्ट में से दिखा देंगे। दिखा दो यार, अभी दिखा नहीं सकता, उसकी रीजन क्या है? ये जैसी है बिल्कुल, एक तो यही है आईके की बुक, अभी दूसरी तो आई नहीं है ना, मेरी बुक तो आई नहीं है। मेरी बुक में तो है एज इट इज है, मेरी बुक में आईके की बुक पूरी की पूरी मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी है। मेरी बुक में आईके की 100% बुक अवेलेबल है, कोई कम नहीं है, उससे एडिशनल चीजें मौजूद है। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर। और कौन सा क्वेश्चन था जनाब आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर? अगर किसी को मिल जाती है जाते हुए बेशक पूछ लें, माइट भी आ गई हो बुक्स, तो मेरी बुक के पेज नंबर 1-5 पर ये दोनों मौजूद है। हाँ 1- चैप्टर नंबर 1 है, मैंने हर चैप्टर की लादा से नंबरिंग की हुई है। सर इसका टेस्ट किस दिन को होगा? जिस दिन आईके आप लेता उस दिन इंशाल्लाह टेस्ट आपका लिया करेंगे। जुमेरात वाले दिन कोशिश करेंगे, R1 का मंगल वाले दिन कोशिश करेंगे। तो 2 दिन का गैप काफ़ी है। जुमेरात वाले दिन आपका CMA का पेपर होता है, मंगल वाले दिन आपका R1 का पेपर होता है, तो सेम डे के ऊपर रख लें, या कोई मैनेजमेंट ने कोई डिसाइड किया हो तो फिर वो वाला दिन होगा। एक दिन आ रहा है, एक दिन R1 और CMA का एक दिन टेस्ट ना, एक ही दिन ना रखें, ठीक है, नहीं रखते, नहीं रखते। मंगल और जुमेरात बिल्कुल ठीक है। ले बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।